हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। मैं मनीष मिश्रा, आपका स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। ज्योग्राफी की इस यात्रा में मैंने जैसे आपको विश्वास दिलाया कि हम जो भी विषय वस्तु पढ़ेंगे बड़े सरल और सहज शब्दों में पढ़ेंगे, जिससे कि वो चीजें आपको समझ में भी आए। हमने पार्ट 1 पढ़ा, पार्ट 2 पढ़ा, आज हम पार्ट 4 पे चर्चा करेंगे। और वैसे आपकी नई किताब के सबसे 3 पे चर्चा करेंगे, क्योंकि पार्ट 3 हट चुका है। देखिए, हम बात करें, हम जो किताब पढ़ रहे हैं उस किताब का नाम है मानव भूगोल। मैंने आपको पहले भी बात निवेदन किया है कि हम कोई भी पाठ पढ़े उसकी पहले प्रस्तावना पढ़ेंगे, जो पाठ जरूरी क्यों है। देखिए, पहला पाठ जो हमने पढ़ा है वो मानव भूगोल के आधार पर है, जिसे मानव भूगोल की परिभाषाएं हमने पढ़ी है। दूसरा पाठ जो था आपका, वो विश्व जनसंख्या वितरण पे था। जनसंख्या का जो वितरण है, घनत्व, उस पर निर्भर था। तीसरा जो पाठ है जो हट चुका है, उसमें जनसंख्या संगठन है। मैं आपको बता रहा हूं कि सीक्वेंस से पार्ट। और चौथा पार्ट अपन पढ़ेंगे मानव विकास। तो इसकी यात्रा में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पहला पार्ट तो मानव भूगोल के बारे में बता रहा है, लेकिन दूसरा और तीसरा पार्ट है जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि। इसमें जनसंख्या कहां पर है और कितनी है ये बताया जा रहा है। यानी यहां पर जनसंख्या की मात्रा के बारे में बताया जा रहा है। यानी ये मात्रात्मक पक्ष को आपके सामने रख रहा है, मात्रात्मक पक्ष को आपके सामने रख रहा है। दूसरे पार्ट में जनसंख्या कैसी है, इन डिस्क्रिप्शन बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है इस चीज को। और जो आपका मानव विकास है, यहां पर आपको समझने की जरूरत है। यहां पर हम पढ़ेंगे गुणात्मक पक्ष। क्या पढ़ेंगे? गुणात्मक पक्ष। यानी ऐसा नहीं कि किताब बनाई और किताब में चैप्टर अपने हिसाब से डाल दिए, नहीं। पहले आपने मानव भूगोल का मतलब समझा, फिर उसका मात्रात्मक पक्ष पढ़ रहे हैं, जनसंख्या कहां पर कितनी है, कैसी है, और फिर कैसी पढ़ी। और अब पढ़ेंगे जनसंख्या का गुणात्मक पक्ष के विकास क्या होता है, हम ये पढ़ेंगे। तो अब देखिए, लेट्स स्टार्ट करते हैं हम इसको। पाठ का नाम जैसे आपको मालूम पड़ी ही होगा, पाठ है मानव विकास। मानव विकास। अब मानव विकास से पहले जानना होगा हमें कि विकास क्या है। हम ये जानेंगे कि विकास क्या है। विकास के बारे में आप यूं समझिए, मैं एक बात कहूं कि एक परिवार है, उस परिवार के अंदर जैसे मान लीजिए कि अभी इस वक्त वर्तमान में 10 सदस्य हैं, और कुछ सालों के बाद में वहां पर 10 से 15 सदस्य हो जाते हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, तो ये वृद्धि होगी, परिवार की वृद्धि होगी। लेकिन वहां पर स्वास्थ्य का स्तर अच्छा नहीं है, शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है, लोगों में एक सामाजिक समझ नहीं है, तो यहां पर उनका विकास नहीं हुआ है। यहां पर उनका विकास नहीं हुआ है। तो विकास को समझने से पहले हमको एक शब्द को और अपने ध्यान में लाना पड़ेगा, वृद्धि क्या होती है। और मैं दोनों को साथ लेकर चलूंगा, वृद्धि और विकास क्या होता है, वृद्धि और विकास क्या होता है, आप ये समझिए। आप देखिए, वृद्धि का मतलब जैसे बताया मैंने, एक परिवार है, एक फैमिली है, उस फैमिली के अंदर मान लीजिए अभी 10 सदस्य हैं, और 5 साल बाद में वहां फैमिली में 15 सदस्य हो जाते हैं, तो ये एक वृद्धि हो गई, ये पॉजिटिव वृद्धि हो गई, ये एक पॉजिटिव वृद्धि हो गई। समझ गए? बिल्कुल ध्यान से समझना आप इसको। लेकिन ये भी हो सकता है कि वहां पर 15 की जगह क्या हो जाए कि वहां पर मान लीजिए, अपन इसको यहां पर ले लेता हूं, यहां पर अगर 15 की जगह 8 सदस्य हो जाए, तो ये ऋणात्मक वृद्धि हो गई। यानी जो वृद्धि हो रही है वो धनात्मक भी हो रही है और माइनस में भी जा रही है, ऋणात्मक भी हो रही है। आप समझ रहे हैं, है ना? और मात्रा दिख रही है। लेकिन इस दरमियान चाहे अपन यहां जाए चाहे अपन यहां जाए, मान लीजिए अपन प्लस में जा रहे हैं, लेकिन यहां पर शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है जो अब हुआ है, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है, रोजगार की सुविधा भी अच्छी नहीं है, तो यहां वृद्धि तो हुई है धनात्मक, लेकिन विकास नहीं हुआ है। आप कुछ समझिए, यानी विकास का मतलब एक पॉजिटिव सेंस आएगा, एक सकारात्मक भावना आएगी आपके मन में कि हाँ ये विकास है, कि इसमें कोई परिवार, कोई पक्ष आगे बढ़ेगा, अपना एक विकास करेगा। यहां पर मान लीजिए शिक्षा अच्छी है, गुड हुई है, स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा हुआ है, तो ये क्या हो गया आपका, ये इस चीज को हम कहेंगे यहां पर क्या है, वृद्धि तो कम हुई है, लेकिन यहां पर विकास हुआ है। यहां पर क्या हुआ है? विकास हुआ है। इसका मतलब यह है, पहला पॉइंट मैं लेकर चलता हूं। पहला पॉइंट यह है कि वृद्धि क्या होती है? वृद्धि मात्रात्मक होती है। वृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक होती है। और वृद्धि मात्रात्मक होती है तो विकास क्या होगा? विकास गुणात्मक होगा। विकास क्या होगा? गुणात्मक होगा। गुण होंगे, अच्छे गुण होंगे, बुरे गुणों की बात नहीं करें। अब आप यूज कर लेते हैं कि उसमें अच्छे गुण हैं, लेकिन बुरे होंगे तो बुरा गुण यूज नहीं करेंगे, वो तो बुराई होती है बेटा। तो गुण जो होते हैं वो हमेशा अच्छाई के लिए होते हैं। वैसे विकास भी होगा, हमेशा अच्छाई के लिए होगा, पॉजिटिव के लिए होगा, तो गुणात्मक होगा। दूसरा, आपके पास में आपने पढ़ा कि धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। तो विकास क्या होता है? विकास का जो मान होता, वृद्धि जो होती है
वृद्धि जो होती है उसका मान जो होता है वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। धनात्मक भी हो सकता है प्लस ऋणात्मक भी हो सकता है, जबकि विकास सिर्फ धनात्मक होगा। विकास क्या होगा? सिर्फ धनात्मक मान के हिसाब से होगा, धनात्मक रूप में होगा। अच्छा, तीसरा पॉइंट इसको समझिए आप। मैंने कहा कि भाई 10 से 15 हुई है, 15 से 8 हुई है, जो भी आप मान लीजिए, एक मूल्य यहां पर डिसाइड किया हुआ है, तो ये मूल्य निरपेक्ष होती है। ये मूल्य निरपेक्ष होती है। ये कौन? वृद्धि मूल्य निरपेक्ष होती है। वृद्धि मूल्य निरपेक्ष होती है। लेकिन विकास क्या होता है? विकास का मतलब समझिए कि अगर मैं बोलूं कि ये एक लाइन है, इस लाइन को बिना कुछ छेड़े आप इसको छोटी कर दीजिए, तो आपको छेड़ना नहीं, तो आपने इसकी सापेक्ष एक लाइन खींच दी है, तो ये अपने आप छोटी हो गई है। तो ये सापेक्ष यानी आपको एक दूसरे मूल्य को दूसरे को साथ लेकर चलने का पड़ेगा, तो ये मूल्य सापेक्ष होता है। विकास क्या होता है? मूल्य सापेक्ष होता है। और अंतिम पॉइंट इसका चौथा आप समझिए कि चाहे वृद्धि की बात करें, विकास की बात करें, वृद्धि में धनात्मक भी सेंस आता है, ऋणात्मक भी आता है, तो इसका जो मूल्य तो आपका धनात्मक मान हो सकता है, लेकिन वृद्धि के अंदर एक वृद्धि सकारात्मक भी होती है, सकारात्मक भी होती है, वह नकारात्मक भी हो सकती है, ज्यादा प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, लेकिन विकास हमेशा क्या होगा? सकारात्मक होगा। यहां पर धनात्मक और सकारात्मक फर्क समझिए। धनात्मक तो मान से मतलब है, मान, लेकिन सकारात्मक एक पक्ष से मतलब है। सकारात्मक एक तरीके से मतलब है कि क्या क्या भावना है, तो ये हमेशा सकारात्मक होगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि वृद्धि क्या होती है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास गुणात्मक होता है, वृद्धि का मान धनात्मक प्लस ऋणात्मक होता है, जैसे आप यहां समझे, और ये धनात्मक होता है। अच्छा, किताब में एक अच्छा उदाहरण दे रखा है आपको, उसको समझिए। आप किताब को पढ़ेंगे, ये तो मैंने आपको अलग से उदाहरण दिया है। किताब में दे रखा है कि एक नगर है, उस नगर की जनसंख्या 1 लाख है। कुछ समय बाद में उस नगर की जनसंख्या 2 लाख हो जाती है। कितनी होती है? 2 लाख। यहां पर मान लीजिए इतने मकान हैं, लेकिन बाद में मकानों की संख्या इतनी आती है, तो निश्चित रूप से वृद्धि हुई है। लेकिन देखने पर पता पड़ता है कि यहां पर इन वर्षों के अंदर यहां पर शिक्षा का स्तर घटा है, स्वास्थ्य का स्तर घटा है, सामाजिक एक ताना बाना घटा है। तो यहां पर वृद्धि तो हुई है, वृद्धि तो नो डाउट हुई है, लेकिन विकास नहीं हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। अच्छा, अब हम आगे विकास को पढ़ लिए, तो हम चलते हैं मानव विकास की यात्रा में। बड़ी ही रुचिकर यात्रा है, आपको समझ में आएगा। देखिए, हम भूगोल में जो भी चीज पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हमको धन्यवाद देना पड़ेगा हमारे भूगोलवेत्ताओं को, या जो भी अर्थशास्त्री हुए, जो भी विषयों के अंदर अध्ययन किया है, जो भी विद्वान हुए, उनके कारण ही उन्होंने सोचा, तभी हम इसको पढ़ रहे हैं। तो जब विकास को मानव के साथ जोड़ने का जो श्रेय आता है, यानी मानव विकास की जो अवधारणा आती है, वो है हमारे पड़ोसी देश के पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं। पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं, उनका नाम है महबूब उल हक। महबूब उल हक। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मानव विकास की अवधारणा दी है। मानव विकास की अवधारणा दी है। मानव विकास की अवधारणा दी है। महबूब उल हक ने मानव विकास की अवधारणा दी है। कहा क्या है उन्होंने? मानव विकास के लिए क्या कहा है, समझिए आप इसको। तो हक साहब ने, महबूब साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी समाज है या मनुष्य की बात करें, तो वहां पर विकास का मतलब क्या है? विकास का मतलब है कि आप उनको उनमें ऐसी क्षमता या योग्यता विकसित करना जिससे वो अपने अवसरों को चुन सके। यानी इन्होंने बहुत ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विकल्पों में वृद्धि करना ही विकास है। विकल्पों में वृद्धि करना ही क्या है? विकास है। यह लाइन बहुत ही प्रसिद्ध है कि विकल्प में वृद्धि करना ही विकास कहा उन्होंने यह बताया कि विकास का मतलब क्या है, मानव विकास का मतलब क्या है। उन्होंने बताया कि मानव विकास के अंदर वह विकास है जिसमें मनुष्य या मानव एक आत्मसम्मान के साथ सार्थक वह स्वस्थ जीवन जी सके, वही क्या है? एक विकास की अवधारणा है, मानव विकास की अवधारणा। आत्मसम्मान के साथ सार्थक व स्वस्थ जीवन जी सके। उन्होंने यहां पर इसको बताया कि सार्थक जीवन का मतलब क्या होता है। उन्होंने बताया कि सार्थक जीवन का मतलब यह नहीं होता है कि व्यक्ति लंबी आयु जिए ना। सार्थक का मतलब होता है कि अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी उन्नति में योगदान दे सके, वो सार्थक जीवन होता है। बजाय उसके कि एक स्वस्थ जीवन जी रहा है। स्वस्थ जीना ही जीना है, लेकिन अपने देश के योगदान यानी देश की उन्नति में योगदान देना है।
तो उन्होंने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा विकल्प में वृद्धि करना ही विकास है, आत्मसम्मान के साथ सार्थक जीवन, स्वस्थ जीवन जीना भी विकास है। उन्होंने बताया कि मानव विकास का केंद्र बिंदु क्या है। मानव विकास का अगर वो बोले कि अगर मानव विकास को पढ़ना है उसका केंद्र बिंदु क्या है, उन्होंने केंद्र बिंदु 3 बताया बेटा, 3 बताए। वैसे मानव विकास का केंद्र बिंदु मानव है, ये तो सीधी सी बात है। अगर हम यूं बात करें कि इसका केंद्र बिंदु क्या है तो मानव ही है, और कौन होगा, मानव को ध्यान में रखकर ही हम इसको पढ़ रहे हैं, तो ये तो मानव हो गया। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें उसमें केंद्र ने बताया कि किन क्षेत्रों में किन बातों पर ध्यान रखकर हम बता सकते हैं कि इसका विकास हुआ है या नहीं हुआ है। तो पहला उन्होंने बताया कि शिक्षा है, पहला उन्होंने क्या बताया, शिक्षा है। दूसरा उन्होंने बताया स्वास्थ्य है, दूसरा उन्होंने बताया स्वास्थ्य है। और तीसरा उन्होंने बताया कि अगर उस व्यक्ति में, उस समाज में, उन मनुष्यों में, अपने देश में जो भी संसाधन है उनको क्रय करने की क्षमता है तो वो भी इसमें आएगा, यानी संसाधनों तक पहुंच, संसाधनों तक पहुंच ये भी इसमें शामिल होगा, संसाधनों तक पहुंच। तो आप बड़े सरल शब्दों में समझ चुके होंगे कि विकास का उन्होंने बताया कि शिक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, संसाधनों तक पहुंच होनी चाहिए। इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, बड़े ही अच्छे शब्दों में चर्चा करेंगे, पहले आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, इन्होंने एक बात और कही कि ये मानव विकास है, लेकिन अगर किसी भी क्षेत्र के अंदर, उन्होंने बताया कि किसी क्षेत्र में मान लीजिए गरीबी है या फिर सामाजिक असमानता है, सामाजिक असमानता है या फिर अशिक्षा है, इसके कारण उस व्यक्ति या समाज के मानव विकास रुक जाएगा, क्योंकि उनमें विकल्पों को चयन करने की शक्ति नहीं रहेगी। विकल्पों के चयन की शक्ति नहीं रहेगी। आप पूछेंगे सर कैसे नहीं रहेगी, पूछिए कैसे रहेगी। इसका इन्होंने जवाब दिया कि मान लीजिए अगर कोई बच्चा है, कोई बच्चा अगर मान लीजिए पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, अनपढ़ है, अशिक्षित है, तो क्या वो डॉक्टर बन सकता है? यानी उसके अशिक्षा के कारण उसका डॉक्टर बनने का जो विकल्प है वो समाप्त हो गया। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके पास में गरीबी है, पैसा नहीं है और उसकी तबीयत खराब होती है, तो अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा सकता है? नहीं। तो उसके विकल्पों को चयन करने की क्षमता खत्म हो गई। तो यानी उन्होंने बताया कई और फैक्टर ले सकते हैं आप, गरीबी है, सामाजिक असमानता है, लैंगिक असमानता है, लड़कियों को अलग मानना है, अशिक्षा है ना, ये सब क्या करेंगे, आपके विकल्पों के चयन की शक्ति को कम कर देंगे। ये इन्होंने बताया बात। अभी हम इसके बारे में बड़े विस्तृत पढ़ेंगे। अभी तो मैं केवल एक ढांचा बना रहा हूं कि मानव विकास की अवधारणा हमारी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने दी। विकल्प में वृद्धि करना ही मानव विकास है। उन्होंने बताया कि आत्मसम्मान के साथ सार्थक वो जीवन जी सके, ये विकास की अवधारणा है। 3 बिंदुओं पर माना, केंद्र बिंदु मानव है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधनों तक पहुंच है। संसाधनों का मतलब आपका रोटी हो गया, संसाधनों का मतलब कपड़ा हो गया, संसाधनों का मतलब आपके कोई भी जो भी पृथ्वी पर जो भी संसाधन है, खनिज है या कुछ भी आप जो उपभोग करना चाहते हैं वो सब संसाधन हो गए, तो वहां तक आपकी पहुंच है, यानी आपकी मूलभूत आवश्यकता मान सकते हैं। और गरीबी, सामाजिक असमानता, अशिक्षा आपके विकल्पों को अवरुद्ध करेगी, तो आपका मानव विकास अवरुद्ध हुआ। ये इसमें बताया गया। तो बच्चों, मानव विकास आप पढ़ चुके हैं, लेकिन क्या मानव विकास की अवधारणा जब महबूब उल हक साहब ने दी तो क्या यही विचारधारा थी? नहीं। अगर आप बताएंगे, आपको समझेंगे तो आप पता पड़ेगा कि पहले के टाइम में क्या होता था कि कोई भी अगर देश होता था तो उस देश का या समाज के लिए माना जाता था कि अगर वो जितना आर्थिक रूप से मजबूत होगा उसका उतना ही विकास है। यानी विकास का जो मुख्यतः आकलन था, विकास का जो एक आकलन किया जाता था मानव विकास का, वो किया जाता था आर्थिक वृद्धि से। यानी जिस देश का, जिस समाज की आर्थिक वृद्धि ज्यादा होगी वो उतना ही विकसित होगा। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये बिल्कुल निराधार है, क्योंकि आजकल उसके आर्थिक पक्ष के साथ साथ उसके सामाजिक, उसके शैक्षिक, उसके स्वास्थ्य के स्तर को भी दिखाता है। अगर कोई परिवार है जिसका खूब पैसा है लेकिन वो आर्थिक रूप से मजबूत है लेकिन उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, शिक्षा अच्छी नहीं है, तो वो कतई विकास या विकासशील परिवार में या विकासशील देश में नहीं आता है। तो ये विचारधारा चेंज किसने करी? महबूब उल हक साहब ने करी। और इनका एक साथ दिया, इन्हीं के एक दोस्त हैं, भारत के अर्थशास्त्री रहे, भारत के अर्थशास्त्री, वो हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जो नोबेल पुरस्कार विजेता भी। उन्होंने भी इस विचारधारा के पक्ष में कुछ कहा। इन्होंने क्या कहा प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने? इन्होंने कहा, चूंकि इनको नोबेल पुरस्कार कहाँ मिला, इन्होंने कलकत्ता के अंदर जो अकाल पड़ा था उस अकाल पर कुछ आर्टिकल्स लिखे थे, वहां पर इनको नोबेल पुरस्कार मिला। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार महबूब उल हक साहब ने कहा कि विकल्प में वृद्धि करना ही मानव विकास है, तो इन्होंने कहा स्वतंत्रता में वृद्धि होना ही मानव विकास है। स्वतंत्रता में वृद्धि होना मानव विकास है।
अब बात उठती है कि कौन सी वर्दी होना, तो इन्होंने ये साफ कहा कि सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्वतंत्रता होना, राजनीतिक स्वतंत्रता होना जिससे व्यक्ति अपने विकल्पों का चयन कर सके। यानी उन्होंने महबूब अली की बात को ही आगे बढ़ाया, विकल्पों का चयन कर सके, कि व्यक्ति विकल्प कब चयन कर सकेगा, जब उसे सामाजिक रूप से स्वतंत्रता हो, आर्थिक रूप से स्वतंत्रता हो व राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता हो, तब अपने विकल्पों को चयन कर पाएगा। इन्होंने ये कहा, प्रोफेसर अमृता साहब ने ये कहा। तो इस प्रकार ये खाका है, आप समझ गए होंगे कि महबूब अली साहब ये कहते हैं पाकिस्तान के कि विकल्प में वर्दी होना ही मानव विकास है। जब आत्मसम्मान के साथ में स्वस्थ व दीर्घ जीवन जिया जा सके वो एक मानव विकास है। उन्होंने 3 पक्ष कहे, मानव विकास का केंद्र बिंदु क्या है, मानव है। 3 पक्ष कहे, शिक्षा कहा, स्वास्थ्य कहा और संसाधनों तक पहुंच कहा, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, हम इसको प्रति व्यक्ति आय से मापा जाता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, ये उन्होंने बात कही। अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छी एक और चीज कही, उन्होंने ये कहा कि मतलब आप लोग वो चीज देखते हैं जो संसार में है, दुनिया में है, और आप पूछते हैं चीजें क्यों है, लेकिन मैं वो चीजें देखता हूं जो इस दुनिया में नहीं है और पूछता हूं ये क्यों नहीं है। तो कितना है इन्होंने एक वैज्ञानिक, ये कहें आप, मतलब कितना अच्छा इन्होंने तथ्य प्रस्तुत किया, जिससे हमको ये मालूम पड़ा कि संसार के अंदर वो चीजें भी आनी चाहिए जो भी है नहीं है, लेकिन मानव विकास के लिए वो बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार उन्होंने अपने पक्ष को रखा। हम मानव विकास हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इसमें अब पढ़ेंगे मानव विकास का जो मापन क्या था। उससे पहले हम पढ़ेंगे कि जो मानव विकास है उसके स्तंभ क्या है, मानव विकास के स्तंभ, कि मानव विकास किन स्तंभों पर टिका हुआ है। मैं आपसे ये चीजें मैं आपसे निकलाता हूं, आप ही देखिए, ये 4 स्तंभ है, लेकिन आप खुद बताएंगे। मुझे बताइए कि मैं कक्षा में पढ़ा रहा हूं बच्चों को, और अगर मैं ऐसा करूं कि कुछ बच्चों पर ध्यान दूं या कुछ बच्चों को समझ में आए, बाकी पीछे वाले बच्चे उनको मैं अच्छी तरह समझा नहीं पाऊं या मैं उनको ध्यान नहीं दे रहा हूं, तो ये क्या उस कक्षा का विकास है? क्या नहीं, बिल्कुल भी। यानी किसी भी क्षेत्र का, किसी भी देश का बिना सामाजिक भेदभाव के, बिना लैंगिक भेदभाव के, बिना आर्थिक भेदभाव के सबका समान विकास करना ही क्या है, विकास का पहला आधार है। तो यानी जिसका पहला आधार आएगा वो है समता। पहला क्या आधार आएगा? समता। और समता के अंदर हम क्या कहेंगे कि बिना जाति के, बिना लिंग के, बिना आर्थिक रूप से, यानी लड़का है लड़की, किसी भी भेदभाव के हमको क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराने हैं। यानी हमको विकास के बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान विकास के समान अवसर उपलब्ध कराने हैं। विकास के समान अवसर उपलब्ध करवाना, ये पहला एक पॉइंट हो गया कि मानव विकास का स्तंभ है, ये आधार है। दूसरा क्या है आपका? दूसरा आप इसको कह सकते हैं, मुझे बताइए कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी देश के अंदर मान लीजिए कोई संसाधन है, वृक्ष है, पेड़ है, मान लीजिए हम बात करते हैं, हम उसका इतना उपभोग करें, किसी एक पर्टिकुलर वृक्ष की बात कर ले, हम इतना उपभोग करें कि अभी की जो वर्तमान पीढ़ी उसको उपभोग कर ले, लेकिन भविष्य की पीढ़ी के लिए वो रहे ही नहीं, वो उसका उपभोग ही नहीं कर सके अपने विकास में। तो क्या ये सार्थक बात रही? नहीं रही, ये गलत है। तो यानी जो पोषण होना चाहिए विकास के लिए, यानी पोषणीयता, वो कैसी होनी चाहिए? सतत होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। तो तीसरा पॉइंट होता है सतत पोषणीयता। इसका मतलब है कि देश के संसाधन, जब कैसे भी संसाधन हो, आर्थिक हो, कैसे भी संसाधन हो, उनको उपयोग हमको ऐसे करना चाहिए कि वर्तमान पीढ़ी भी उसका उपभोग कर सके और भविष्य की पीढ़ी के लिए भी वो संसाधन सुरक्षित हो। यानी वर्तमान पीढ़ी को, भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पीढ़ी संसाधनों का उपभोग करें। ठीक है ना? तो इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका कि संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए कि भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखकर हम वर्तमान पीढ़ी का विकास करें। ऐसा नहीं कि हम वर्तमान पीढ़ी के विकास में इतने अंधे हो जाएं कि भविष्य की पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं बचे। अब देखिए तीसरा पॉइंट मैं आपसे जोड़ता हूं। कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं। अब कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, आप 12-12 पढ़ के जा रहे हैं, तो मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप में इस प्रकार का कौशल विकसित किया जाए, आप में इस प्रकार की क्षमता विकसित की जाए कि आप स्वतः ही अपने विकल्पों का चयन कर सके और ये मान लीजिए आप देश के विकास में योगदान दे सके। तो यानी आप में उत्पादकता का गुण आना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट आएगा अपना उत्पादकता। तीसरा पॉइंट आपका आएगा उत्पादकता, यानी लोगों में क्षमता व कौशल को विकसित करना, कि लोगों में क्षमता व कौशल में वृद्धि करते हुए
उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि करना, उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि करना, कार्यक्षमता में वृद्धि करना, या उनको ऐसे कह सकते हैं, कार्यक्षमता के साथ कह सकते हैं कि उनकी श्रम उत्पादकता में वृद्धि करना, श्रम उत्पादकता में वृद्धि करना। कि लोगों में आप इतनी क्षमता विकसित कर दीजिए, कौशल विकसित कर दीजिए, उनकी कुशलता में वृद्धि हो जाए, उनकी श्रम उत्पादकता में वृद्धि हो जाए। और इसमें बताया भी गया है कि उसमें यह कहा गया है कि जो किसी भी देश का वास्तविक धन क्या होता है, वहीं के लोग होते हैं। किसी देश का वास्तविक जो धन होता है, वास्तविक जो धन होता है वो क्या होते हैं, वो उनके समुदाय होता है, यानी लोग ही होते हैं। वास्तविक धन लोग होते हैं कि जरूरत ही नहीं पड़े, वो अपने आप स्वतः ही उनमें इतनी क्षमता हो कि अपने विकल्पों का चयन कर सके। चौथा पॉइंट आएगा। अच्छा, चौथा पॉइंट समझने से पहले आप मुझे बताइए कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम किसी का विकास कर रहे हैं लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हमारी आवश्यकता है। जैसे हम बात करें, हमारे अगर लड़कों लड़कियों में से बात करें, पुरुष और महिला में से बात करें, तो महिलाओं के भेदभाव के कारण हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको विकास को, उनको मजबूत बनाना, जिससे कि वो आगे बढ़ सके, या आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनकी तरफ विशेष ध्यान देना। देखिए चौथा पॉइंट क्या आएगा आपका, चौथा पॉइंट आएगा इसमें सशक्तिकरण। यानी इसका मतलब यह है, सशक्तिकरण का मतलब यह है कि लोगों के अंदर उसमें अपने विकल्पों को, उनमें इतना कौशल विकसित करना कि वो अपने विकल्पों का चयन कर सके, विकल्पों का चयन कर सके। और ये शक्ति कब आती है, जब उनमें स्वतंत्रता हो और क्षमता विकसित हो। स्वतंत्रता किसमें, प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार विकल्पों को चयन करने की स्वतंत्रता हो, वह उनमें क्षमता विकसित हो। यानी उनमें इतनी क्षमता विकसित करना, उसमें उतनी स्वतंत्रता विकसित करना जिससे अपने विकल्पों को चयन कर सके, यह आएगा सशक्तिकरण के अंदर। यानी आप में खुद भी इतनी मजबूती करनी चाहिए कि आप वो अपने विकल्पों को चयन कर सके। और सबसे विशेष ध्यान दिया गया है इसमें सामाजिक, आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, उन पर हमको विशेष ध्यान देना है। यानी 4 इसके स्तंभ हो गए, आप यूं समझ सकते हैं 4 स्तंभ हो गए। पहला है समता, दूसरा है आपका सतत पोषणीयता, तीसरा आपका जो आ गया वो है उत्पादकता, और चौथा आ गया सशक्तिकरण। यानी इसमें लिखना क्या है, आप आसान भाषा में, समता का मतलब बिना किसी लैंगिक भेदभाव के, सामाजिक आर्थिक भेदभाव के सबको समान अवसर प्रदान करना विकास के। सतत पोषण का मतलब यह है कि हम संसाधनों का उपयोग ऐसे करें कि भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का उपयोग करें। उत्पादकता का मतलब है, दोनों में एक ही चीज है कि लोगों में क्षमता व कौशल में वृद्धि इस प्रकार की जाए जिससे उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि हो और वो खुद देश की प्रगति में सहायक हो। और सशक्तिकरण का मतलब यह है कि लोगों में खुद के विकल्पों को चयन करने की शक्ति प्रदान हो। विकल्पों को चयन करने की क्या है, शक्ति है। विकल्पों को चयन करने की क्या है, शक्ति से है। और ये शक्ति कब आती है, जब उनमें स्वतंत्रता विकसित हो और क्षमता विकसित हो, और विशेषकर आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिए इस बात को कहा गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मानव विकास के स्तंभ, ये 4 स्तंभ समझ में आ गए होंगे। इन 4 स्तंभ को आप अगर अपने से रिलेट करेंगे, समता के हिसाब से, सतत पोषणीयता के हिसाब से, तो आपको ये बिल्कुल आराम समझ में आएंगे। अब हम इसमें आगे लेते हैं यहां पर मानव विकास की उपागम। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब पढ़ेंगे मानव विकास की उपागम। देखिए मानव विकास की उपागम, तो उपागम का मतलब होता है अप्रोच। उपागम का मतलब होता है अप्रोच। अप्रोच का मतलब होता है कि कोई भी अगर तथ्य विकसित हो रहा है, कोई भी अवधारणा विकसित हो रही है, तो किन किन तथ्यों पर आगे चल रही है। तो हम बात करें मानव विकास के उपागम की बात करें, तो सबसे पहले अगर मानव विकास का उपागम हुआ, यानी इसकी अवधारणा विकसित हुई है, तो इसमें सबसे पहले जिसको शामिल किया गया है वो आय के आधार पर हुआ। मैंने बताया था आपको, आर्थिक वृद्धि के आधार पर। तो पहला उपागम है इसका आय उपागम। पहला उपागम क्या है, आय उपागम। आय उपागम का मतलब यह है कि किसी भी देश का, किसी भी समाज का अगर विकास का मापदंड मानेंगे, तो मानेंगे जितना आर्थिक रूप से मजबूत है वो उतना ही विकसित है। तो ये सबसे पुराना उपागम है। पहली बात तो ये क्या है, सबसे पुराना उपागम है, सबसे प्राचीन उपागम है। इसमें मानव विकास को किससे जोड़ा गया है, आय से जोड़ा गया है। मानव विकास को आय से जोड़ा जाता है। मानव विकास को आय से जोड़ा जाता है। और ये माना जाता है जिस देश का, जिस समाज का, मतलब जिस समाज का आर्थिक विकास जितना ऊंचा होगा, आर्थिक विकास जितना ऊंचा होगा, उसका मानव विकास भी उतना ही ऊंचा होगा।
वो मानव विकास में भी उतना ही ऊंचा होगा। ठीक है ना, इसको जोड़ा गया अपने आय से। देखिए दूसरा उपागम है, जब आय पर ध्यान दिया गया तो इसमें क्या परेशानी आई, आप समझिए। परेशानी आई कि केवल पैसे को माना गया, तो जिसके पास जितना पैसा है वो उतना ही मानव वो आगे विकसित है। लेकिन यह समस्या क्या आ गई, लोगों के कल्याण को छोड़ दिया गया। लोगों के जो मूलभूत आवश्यकता है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आवास है, उनको क्या कर दिया, नजरअंदाज कर दिया गया। तो दूसरा उपागम आता है, उसका नाम है कल्याण उपागम। कल्याण उपागम। और इस कल्याण उपागम में क्या माना गया, इसमें माना गया कि इसमें सबसे पहले तो मानव कल्याण पर ध्यान दिया गया, मानव कल्याण पर ध्यान दिया गया। और यहां पर ये माना गया कि जैसे जनता है, मान लीजिए जनता है और ये सरकार है, ये सरकार है, ये जनता है और ये सरकार है। तो इसमें ध्यान दिया गया आपके कि जनता को क्या माना गया, लाभार्थी माना गया। जनता को लाभार्थी माना गया और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जनता के लिए क्या लाए, शिक्षा मतलब उपलब्ध कराएं, स्वास्थ्य उपलब्ध कराएं, रोजगार उपलब्ध कराएं, अन्य सभी सुविधा उपलब्ध कराएं। और इसको जनता को मात्र क्या माना गया, निष्क्रिय प्राप्तकर्ता माना गया। क्या माना गया, निष्क्रिय प्राप्तकर्ता माना गया। समझ रहे हैं आप, मतलब कल्याण उपागम में क्या किया गया, मनुष्य को, जनता को लाभार्थी माना गया, जनता को, मानव को, जनता की जगह मानव लिख सकते हैं क्योंकि मानव विकास की बात हो रही है, तो मानव को लाभार्थी माना गया। और सरकार की जिम्मेदारी तय की गई कि सरकार कल्याण के काम करे, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की सुविधाएं मानव को मिले, और मानव को इसमें निष्क्रिय प्राप्तकर्ता माना गया। मतलब इसमें माना गया कि भाई इसमें ये जो मानव है वो विकास के लिए प्रतिभागी नहीं है, ये विकास में प्रतिभागी नहीं है, बल्कि ये क्या है, निष्क्रिय प्राप्त करता है, निष्क्रिय प्राप्त करता है। होता भी है। अब आप देखिए, आपने आज सरकार की जो प्रणाली होती है उसमें होता है कि सरकार जनता के लिए प्रयास करती रहती है, उनके लिए योजनाएं बनाती रहती है, उनकी शिक्षा स्वास्थ्य के लिए योजना बनाती है, और जनता उनके लिए उसको निष्क्रिय रूप से प्राप्त करती रहती है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में माना जाए तो अब कुछ जवाबदेही भी तय की गई है। हम पूर्णतः ये नहीं कह सकते मानव कल्याण को दिया गया है। तो यहां पर अब तीसरा जो उपागम आता है वो है, उसका नाम है कि आप कल्याण तो करें, लेकिन कल्याण में जहां तक अपन समझ रहे हैं, कल्याण में इतना नहीं, सरकार इतनी अंधी नहीं हो जाए कि इतना सरकार मतलब जनता को निष्क्रिय प्राप्तकर्ता बना दे कि वो देश के विकास के लिए तो काम करे लेकिन उनको क्षमता ही विकसित नहीं हो। तो इन्होंने कहा कि हमको क्या करना पड़ेगा, जो आधारभूत सुविधा है केवल वही उपलब्ध करानी है। तो तीसरा उपागम आता है आधारभूत आवश्यकता उपागम। भाई आपको सुविधा तो उपलब्ध करानी है, लेकिन इतनी नहीं करानी है कि सरकार मतलब जो जनता है वो बिल्कुल निष्क्रिय प्राप्त करता हो जाए। तो आधारभूत आवश्यकता उपागम, ये उपागम दिया किसने, ये अवधारणा दी किसने, ये दी संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था है, उसका नाम है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने यह उपागम दिया, यह उपागम दिया। और इसमें बताया गया कि मतलब 6 जो कुछ न्यूनतम आवश्यकता बताएगी कि सरकार को क्या करा गया कि जनता की या मानव की 6 न्यूनतम आवश्यकताओं को उपलब्ध कराना चाहिए, 6 न्यूनतम आवश्यकताओं को उपलब्ध कराना चाहिए। अब वो 6 न्यूनतम आवश्यकता कौन सी है, आप देखिए, बिल्कुल जो नॉर्मल सी है। पहला उन्होंने कहा शिक्षा है, दूसरा उन्होंने कहा कि आप स्वास्थ्य को ले सकते हो, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया। तीसरा आपने ले लिया उन्होंने भोजन हो गया, चौथा आपने उन्होंने ले लिया भोजन के बाद जलापूर्ति हो गया, आपके पास से 5वां हो गया स्वच्छता हो गया, और 6वां हो गया आवास हो गया, 6वां हो गया आवास हो गया। तो उन्होंने कहा कि भाई आधारभूत इतना नहीं करना, आपको ये 6 आवश्यकता तो उपलब्ध करानी है, तभी आप मानव विकास के अंदर अपनाएंगे। इसमें सरकार ने बताया कि 6 है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, भोजन है, जलापूर्ति है, स्वच्छता है और आवास है। इन 6 आवश्यकताओं को आपको मतलब किसी भी सरकार को, किसी भी देश को अपनी जनता को उपलब्ध कराना है। और ये अवधारणा दी ILO ने, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक इकाई है, एक संगठन है उनका, संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो आपके पास में 3 उपागम हो गए। अब देखिए, पहला उपागम आया अपना आय उपागम, जिसमें अपन ने पैसे पर ध्यान दिया, आय पर ध्यान दिया। दूसरा उपागम आता है आपका
कल्याण उपागम, जिसमें केवल कल्याण पर ध्यान दिया गया, सभी के कल्याण पर ध्यान दिया गया। तीसरा उपागम आता है आधारभूत। लेकिन फिर बाद में सोचा गया कि क्या ये सही है क्या कि हम जनता को केवल उनको सब चीजें सुविधा उपलब्ध कराते जाएं, लेकिन उनकी क्षमता विकसित नहीं करें। क्यों नहीं हम जनता में या मानव में इतनी क्षमता विकसित करें कि वो देश की प्रगति में सहायक हो, खुद का विकास करें, देश की प्रगति में सहायक हो। तो चौथा उपागम जो आया वो आया क्षमता उपागम। क्षमता उपागम, और ये उपागम किसने दिया? ये दिया प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने। याद रखना है, ये किसने दिया? प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने।